वाली है। राइट, बट हम ये बाकी स्टार्ट तकरीबन आज 86 लोग हैं। अच्छा, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइब्रेरीज एंड डाटा एनालिसिस। बेसिकली जो आज का लेक्चर है ये बेस है सारी की सारी जितनी भी हमारी मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं, एआई की टेक्निक्स हैं, हम सब डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, हम डाटा विजुअलाइज कर रहे होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर रियल लाइफ डाटा को हम हैंडल करते हैं, तो उसकी आज जो लेक्चर है वो हमारा बेस है। आज जो हम रूल्स, टेक्निक्स या कोड्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपके थ्रू आउट देयर लाइफ इन मशीन लर्निंग जब आप हैंडल करेंगे तो वो आप सारी चीजें यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी लेक्चर आउटलाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज numpy एंड pandas। ये दो क्या चीजें हैं, ये कैसे ताल्लुक रखती है, एक नई चीज नाम आ गए तो हम देन इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट numpy बेसिक्स एंड देन pandas बेसिक्स, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह वी विल परफॉर्म सम रियल लाइफ लैब एक्टिविटीज टू एनालाइज रियल डाटा। राइट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी व्हाट इज डाटा एनालिसिस। बेसिकली जब हमने बात की डाटा एनालिसिस एंड लाइब्रेरीज, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज डाटा एनालिसिस। बेसिकली अगर आप देखें तो रियल लाइफ के अंदर हम ईच एंड एवरी पर्सन डील विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लाइक स्टूडेंट ग्रेड्स, सेल्स रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स। अगर आप एक जस्ट एक सिंगल यूनिवर्सिटी के जस्ट लाइक जिसके अंदर राइट नाउ हम बैठे हुए हैं नस्ट की, यहाँ पर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स हैं जस्ट एक सिंगल यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होते हैं। हर एक स्टूडेंट का अपनी प्रोफाइल है, हर एक स्टूडेंट का अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हर एक स्टूडेंट का अपना प्रोग्राम है। तो इतने बड़े डाटा को जब हम डील करते हैं तो बेसिकली जिस डोमेन के अंदर हम डील करते हैं उस डोमेन को हम डाटा एनालिसिस डोमेन कहते हैं। मैनुअली एनालाइजिंग दिस डाटा इज स्लो एंड एरर प्रोन, तो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज पाइथन, a powerful tool, and along with their libraries that will help us to analyze and manipulate data efficiently in large scale. ठीक है, this is the data analysis in Python. And what are the libraries? जो भी हमने बात की कि लाइब्रेरीज क्या है, तो जैसा कि अगर हम एक सिंगल रियल लाइफ लाइब्रेरी की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो नॉलेज होता है, बहुत सारे जो डोमेन नॉलेज होता है वो हमारे पास बुक्स के अंदर इकट्ठा हुआ, कंबाइन हुआ पड़ा होता है। हम उस बुक को उठाते हैं, उसको खोलते हैं, उसके अंदर से अपनी रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है हम वो रीड आउट करते हैं, हम देन आगे उसको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो सेम लाइक दैट हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो प्री रिटन सेट्स ऑफ कोड होता है, जिसके अंदर लॉट ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। हम जस्ट उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते हैं और जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन होता है हम उस जस्ट फंक्शन को यूज करते हैं एंड देन हम अपना एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, जो यहाँ पर मैंने इनिशियली दो लाइब्रेरीज के नाम मैंने लिखे थे। द फर्स्ट वन इज numpy एंड द सेकंड वन इज pandas। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज numpy। numpy बेसिकली इज एन एब्रिविएशन ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन। जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि that type of Python library that will handle the numerical data, कि हम जितने भी न्यूमेरिकल डाटा है, आइदर वो फ्लोट है, इंटीजर है, डबल है, किसी भी टाइप का है न्यूमेरिकल डाटा, वो जब हम हैंडल करेंगे तो लार्ज स्केल के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे numpy लाइब्रेरी। और इसके लिए बेसिकली हम जो मेन हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जो मेथड यूज होते हैं वो एरेज का मेथड यूज होता है कि हम इसके अंदर सिंगल डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे, थ्री डायमेंशनल अरे, इवन के मल्टी डायमेंशनल अरे आप जब आगे रियल डाटा के साथ लाइक इमेजेस के साथ आप हैंडल करेंगे तो वहां पर आपको 100 एंड 200 डायमेंशंस ऑफ एन अरे आपको मिलेंगी। तो इन दैट केस हम उसके लिए फिर हम numpy लाइब्रेरी यूज करते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट इसके लैब वर्क की तरफ कि numpy लाइब्रेरी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पसेस के लिए। ओके, लैब नजर आ रही है सब लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा, अगेन यहाँ पर हमने यस सर हमने यहाँ पर numpy का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन है, हैंडलिंग लार्ज डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म विद अरेज एंड मैट्रिसेस।
और वाई वी यूज numpy इंस्टेड ऑफ लिस्ट। इससे पहले हमने देखा था कि हम जो एरेज थी ये उनको हम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी हम यूज कर रहे थे, बट राइट नाउ हमने लिस्ट पढ़ के उनको क्यों इग्नोर कर रही हैं एंड देन हम क्यों numpy को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। वो ये कि numpy is faster as compared to simple Python list, and the memory efficiency and memory handling procedure is very better as compared to the simple Python, and the element wise जो operations होते हैं वो हम easily perform कर सकते हैं with the help of numpy array as compared to list, and जो मल्टी डायमेंशनल डाटा हैंडलिंग है वो वेरी इजीली हम परफॉर्म करवा सकते हैं। a lot of support available in numpy libraries as compared to simple Python list. तो आप simply ये अंडरस्टैंडिंग कर लें कि the simple Python list is a basic calculator while numpy array is a scientific calculator with an advanced functions. आप इवन की जितने भी लॉग्स हैं और तरह तरह की जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, बट वही साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर आपको सिंपल कैलकुलेटर से करनी पड़े तो आपको लॉट ऑफ एफर्ट जो है ना आपको रिक्वायर्ड होती है, और इवन के कभी कभार हमारे पास बेसिक कैलकुलेटर उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा होता। तो दिस इज द मेन रीजन टू यूज numpy लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ सिंपल पाइथन लिस्ट। ओके, अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास बेसिक सिंटेक्स क्या है पाइथन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का। तो हमने जिस तरह इनिशियली इससे पहले भी हमने पढ़ा था, आज हम अगेन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जब पाइथन लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखते हैं इंपोर्ट का कीवर्ड, एंड देन आगे आपने नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी, ठीक है, एंड देन आगे एज एन एलियस, और आगे उसका इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ कि आपने इंपोर्ट कीवर्ड लिखने हैं, आगे लाइब्रेरी नेम राइट अप करना है, देन स्पेस देना है, देन एज का कीवर्ड यूज करना है एज एन एलियस कि किस तरह यूज करेंगे, और आगे आपने एक वेरिएबल नेम डाल देना। दिस इज द मेन जनरल सिंटैक्स फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ एनी लाइब्रेरी इन पाइथन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट numpy एज np। अब यहाँ पर हमने np भी लिखा, मैं इसको jp भी लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंपल a भी लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंपल k भी लिख सकता हूँ, बट व्हाई आई ओनली यूज np बिकॉज दिस इज द कन्वेंशन। और ये जो हमारी पाइथन की कम्युनिटी है वो एवरी कम्युनिटी और एवरी डेवलपर जो है वो numpy की लाइब्रेरी को विद np से के वेरिएबल से ही इंडिकेट करते हैं, दैट्स व्हाई हमने भी यहाँ पर np ही यूज कर रहे हैं। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास इंपोर्टिंग numpy लाइब्रेरी। जैसे हमारे पास हमने इसको रन किया तो इट मींस हमारे इस पाइथन बुक के अंदर पाइथन 8 के नाम से इसके अंदर हमारी numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसको यूज करके आगे अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, और ये बात याद रखें कि आगे हम जहां पर भी इस numpy को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी हम इसका वेरिएबल नेम np यूज करेंगे, और इसके फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। लाइक मैंने np लिखा एंड देन डॉट लिखा, तो डॉट लिखने के बाद देखिए मेरे पास 100 and thousands ऑफ फंक्शंस शो हो रहे हैं मेरे पास लिस्ट के अंदर, कि मींस कि मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया टू एक्सेस द फंक्शन एंड मेथड ऑफ द numpy लाइब्रेरी, और इसके बाद जितने भी numpy लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस है वो मुझे एक्सेस हो रहे हैं। हर एक फंक्शन का डिफरेंट पर्पस है। आगे हम देखते हैं हम कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं। ओके, मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट क्रिएट की, सिंपल लिस्ट क्रिएट की यूजिंग numpy लाइब्रेरी एंड अरे फंक्शन, और उसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल a के अंदर सेव कर लिया। तो अब इस अरे को डिक्लेयर करने का मैं एक शुरू में थोड़ा सा सिंटेक्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लाइन नंबर 2 कैसे बनी हुई है। मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल लिया b, ठीक है, b इज इक्वल टू मैंने numpy लाइब्रेरी, क्योंकि अब मैं यहाँ पर numpy लाइब्रेरी यूज करके अरे को डिक्लेयर करूंगा, तो मैंने np लिखा एंड देन डॉट, आगे उसके मैंने अरे फंक्शन यूज किया और उस अरे फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एन अरे फंक्शन। अब इस अरे को मुझे एक आर्गुमेंट पास करना होता है जो कि होता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो हमने क्या पढ़ा था कि लिस्ट जो भी होती है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिखी एंड देन उसके अंदर मैं जो भी वैल्यूज लिख दूंगा वो मेरी उस लिस्ट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सेम लाइक दैट यही चीज मैंने लाइन नंबर 2 के ऊपर की हुई है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि
एरे को आप एक्सप्लेन कर दें तो मैं 1 मिनट के अंदर इसको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी कल जी अगर लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने प्रॉपरली अटेंड की थी तो कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने उसके डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन हमने पढ़े थे। तो जी यहाँ पर जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट बनाते थे हम किसी भी क्लास का, और उस क्लास के साथ जिस फंक्शन को हमने कॉल करना होता था डॉट ऑपरेटर की मदद के बाद उस फंक्शन को कॉल कर देते थे। अब इस केस में हमारे पास एनपी एक ऑब्जेक्ट है नमपाई लाइब्रेरी का, और एरे एक फंक्शन है, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर हम एक आर्गूमेंट पास करते हैं। कल हमने देखा था कि आर्गूमेंट, हम एक आर्गूमेंट कैसे पास करें, मल्टीपल आर्गूमेंट कैसे पास करें, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। और जनरली अगर एरे को प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में हमने समझना है तो आसानी के साथ आप ये समझना है कि मैथ में जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट है या एक लिस्ट का कंसेप्ट आपको सर ने प्रोग्रामिंग में पढ़ाया था, वही एरे का कंसेप्ट है। सेम लाइक ए लिस्ट, और मैथ में अगर इसको एरे का कंसेप्ट समझ, मैथ में इसको मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझना है तो वही हमारे पास एरे होता है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। ओके। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर इसको एक सिंगल आर्गुमेंट पास किया है। इट मीन हमारी ये वन डायमेंशनल अरे है कि हम जस्ट ओनली ऑन एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए मेरे पास वो लिस्ट जो थी वन डायमेंशनल अरे, सॉरी इसको भी मैं अभी ये कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जस्ट एक वन डायमेंशनल अरे प्रिंट हो गई है, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि सिंपली मैं इस वन डायमेंशनल अरे को टू डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट करूँ। तो वेरी सिंपल, नमपाई लाइब्रेरी ने हमारी बड़ी आसानी पैदा कर दी कि हम अगेन एक और वेरिएबल बी ले रहे हैं जिसके अंदर हमने नमपाई एनपी का एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके थ्रू हमने उस क्लास जिसको आप अगर यहाँ पर नमपाई लाइब्रेरी को एज ए क्लास कंसिडर कर लें, जिस तरह अभी सर ने कहा, तो हमने क्लास का एक मेंबर फंक्शन जो है ना वो कॉल किया अरे का, और जिसको मैंने जो है ना अब टू डायमेंशनल अरे पास किया। टू डायमेंशनल अरे कैसी है, मैंने अगेन क्या किया, सिंपल अरे का फंक्शन पैरेंथेसिस के साथ, उसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस दी। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या मैं कर रहा हूँ कि एक सिंगल कर्ली ब्रेसेस कामा एंड देन सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। अब जब मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, इट मींस दिस इज द जनरल सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग टू डायमेंशनल अरे। अब इस जो हमारे पास टू डायमेंशनल अरे के जो दो स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, अब हर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ वैल्यूज पास कर दूंगा तो वो फर्स्ट अरे का फर्स्ट डायमेंशन में डाटा आ जाएगा, एंड देन कुछ वैल्यू में अगेन पास करूँ जो सेकंड डायमेंशन में उसका डाटा आ जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। मैं इस पहले वाले प्रिंट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ तो हम सिंगल जस्ट टू डायमेंशनल अरे को प्रिंट होता है देखते हैं। तो देखें अब बेसिकली क्या किया उसने, हमारे पास इस टू डायमेंशनल अरे को जो हमारे पास एक फर्स्ट लिस्ट थी एंड देन सेकंड लिस्ट थी उसको टू डायमेंशनल अरे की फॉर्म में उसने यहाँ पर हमारे पास प्रिंट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर? ओके। अब हम सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज डायमेंशन। तो ओके डायमेंशन जिस तरह हमने मैट्रिक्स के केस में आपने पढ़ा था, रो मैट्रिक्स होता है या कॉलम मैट्रिक्स होता है तो इसमें एक ही डायमेंशन होती है आपके पास, या लिस्ट होती है तो उसमें आपको नॉर्मली एक ही डायमेंशन नजर आती है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को देख लें या आप मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स के साथ मैट्रिक्स को देख लें तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा या इस तरह का जो एरे होगा वो टू डायमेंशनल होगा आपके पास। तो अब बेसिकली उसको जिस तरह वही फिजिक्स का कंसेप्ट अगर देख लें तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में आपके पास वैल्यूज हो टू डायमेंशन है, और अगर सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो तो उसको हम वन डायमेंशन कहेंगे। सिमिलरली अगर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में हो तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं हमारे पास एक ये वाई एक्सिस है, ये एक डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये सेकंड डायमेंशन है। मैं इसको एक और एक्सिस में ले आता हूँ, ये जी एक्सिस, ये थर्ड डायमेंशन है, और इसी चीज को मैं यहाँ पर एक और जगह पर ले आता हूँ, ये एक और मल्टी डायमेंशनल बहुत सारी डायमेंशन हमारे पास बन जाती हैं। ठीक है, एक्स वाई जी एंड समथिंग एल्स। तो जिस तरह सर ने एग्जांपल दी, ये तो कि हमारे पास जर्नल डायमेंशंस का, जबकि ओरिजिनल हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्सेस या हम रोज एंड कॉलम्स में जा रहे हैं, जस्ट लाइक एन एक्सेल फाइल जिसके अंदर कुछ रोज होती है जो कुछ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो ये है 1 3 4 एंड 5, सेकंड रो हमारे पास 6 7 8 एंड 9 है, जबकि कॉलम्स क्या है, 1 6 फर्स्ट कॉलम है, 3 7 सेकंड कॉलम है, 4 8 थर्ड कॉलम है, एंड 5 9 फोर्थ कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डायमेंशंस चल रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लाइन नंबर 12 पे। अब हमारे पास एक ऐसा टास्क है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक एरे बने और वो जस्ट ओनली जो है ना उसके अंदर उसकी जो एलिमेंट है वो जीरोस हों।
तो उसके लिए वेरी सिंपल, यहाँ पर जैसे मैंने 5 लिखे हैं, मैं इसको 5000 या 5 लाख या 50 लाख तक जैसा जा सकता हूँ, सिंपल एक जीरोस का फंक्शन यूज करके एनपी के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इतनी लंबी मेरे पास लिस्ट जो है ना वो अरे बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको 500 देता हूँ। देखिए इसने क्या किया कि 500 जीरोस के साथ मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करके दे दी, राइट। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसी अरे हो, ठीक है, कि जिसका 2 रोज होने चाहिए एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, और तो उसके लिए सिंपली मैं क्या कर, और वो सारी की सारी 1 के ऊपर मुश्तमिल हो, कोई और उसके ऊपर जो है ना उसका एलिमेंट ना हो। तो मैंने क्या किया, इसके फर्स्ट इसमें आर्गुमेंट के तौर पे मैंने उसको नंबर ऑफ कॉलम्स पास किए, सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे मैंने नंबर ऑफ रोज पास की, सॉरी फर्स्ट नंबर ऑफ रोज एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स पास किए, और मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो मेरे पास वंस की जो है ना वो 2/3 की 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की एक अरे बन जाती है। ठीक है, अब मेरे पास एक ऐसी अरे में बने, ये जस्ट एक सिंपल से फंक्शन है जो सिर्फ आपको पावर ऑफ नमपाई लाइब्रेरी दिखा रहे हैं कि नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू हम कितनी इजीली कितनी बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरेज। अब हम आगे चलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसी लाइब्रेरी बने, ठीक है, एक ऐसी अरे बने जिसके अंदर 1 से लेकर वैल्यू 10 तक हो, और उसका जो दरमियान में जो वो है गैप है वो 2 का हो। तो सिंपली हम अरेंज का फंक्शन यूज कर लेते हैं, मेरे पास एक सिंगल अरे बन गई। अब इसके अंदर हम एक और स्टेप आगे चलते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि 0 से लेकर 100 तक हो, ठीक है, बट उनके जो इवनली स्पेस 5 के साथ हो। ठीक है, तो इसको मैं यूज करूंगा, तो मेरे पास ये इवनली ये 0 से लेकर ये 100 तक ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर उसने जस्ट वो डॉट डॉट के साथ 100 तक वैल्यूज दे दी। ठीक है, अब ये तो हो गए जस्ट इसके सिंपल एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं, ठीक है, कि बिल्ट इन अरे क्रिएशन ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब अरेज प्रॉपर्टी, अब असल जो पर्पस है वो यहाँ पर आ रहा है कि हम अरे की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ARR के नाम से एक अरे है, और उसके अंदर हमने 2 डायमेंशनल अरे पास की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी शेप चेक करना चाहता हूँ कि इसके कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ये तो सिंपल केस है, जब आप इसके मेडिकल इमेजिंग के अंदर आएंगे तो वहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ रोज एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स आएंगे। तो उनको फाइंड करने के लिए सिंपली आपने अरे का नाम एंड देन आगे फंक्शन का नाम मीन शेप लिख देना है। तो आपके पास क्या होगा, उस पूरी अरे की शेप आ जाएगी। 2, 3 मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, मैं इस अरे का साइज चेक करना चाहता हूँ, तो उसके साथ मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस अरे के अंदर कितने हैं, तो ये मुझे एलिमेंट बता देगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 6 मौजूद है। ठीक है, और इसकी मैं डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरे अरे कितनी डायमेंशंस में है। तो मैं इसने NDIM लिखा तो मुझे उसने उसकी डायमेंशंस बता दी। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप कर चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ये ARR का वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या है, ये मुझे उसके डेटा टाइप इंटीजर फॉर्म में, इसके अंदर जो डाटा है वो इंटीजर की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि आप प्रिंट की स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहे, तो ये क्यों हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो रहे हैं? तो इसका सिंपल सा ओके आंसर यही है कि हमारे पास numpy की जो लाइब्रेरी है या वो ऑटोमेटिकली इस सारी चीज़ों को हैंडल कर देते हैं, क्योंकि जनरली जो इसकी लास्ट लाइन होगी उसकी एग्जीक्यूशन का उसका रिजल्ट आपको साथ साथ ही बताता रहेगा। ठीक है, अगर इसके बाद आप फर्दर कोड लिखेंगे, इसे पता है कि अभी लास्ट लाइन में आपने कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट देखना है, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को हैंडल कर देता है आपके लिए। ठीक है, बजाय इसके लिए कि हमारे लिए परेशानी बने, तो ये सारी चीज़ों को साथ साथ खुद ही हैंडल कर रहा होता है। ठीक। अब देखिए ना, हम जो हम आगे जा रहे हैं तो हमारे पास कोड जो है वो ब्रीफ फॉर्म में हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। इससे पहले हमें हर चीज के लिए प्रिंट लाजमी लिखना पड़ता था, बट नमपाई ने बिल्ट इन फंक्शन के अंदर उन्होंने बता दिया कि अगर एक वहां पर कस्टम प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं होगी तो नमपाई के जितने भी फंक्शन होंगे उनको जो लास्ट फंक्शन होगा उसको आपने ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देना है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसका प्रैक्टिकल यूजेज की तरफ कि हम numpy अरे को कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अरेज को, और इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए हमारे पास एक अरे है 10, 20 एंड 30। ठीक है, अब इस अरे के ऊपर मैं कुछ डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करूंगा एंड देन देखेंगे हमारे पास रियल लाइफ के साथ उसने कितनी आसानी पैदा की। मैं ये चाहता हूं कि इस अरे के हर एलिमेंट के साथ मैं 5 को ऐड करूं और मेरे पास एक न्यू अरे अपडेटेड एलिमेंट्स के साथ एडिशन के साथ प्रिंट हो जाए। तो वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगा, अरे का नाम लिखूंगा या जो वेरिएबल है वो
प्लस मैंने 5 लगा दिया, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ पर ये कर देता हूँ ये। तो अब मैं देखूंगा मेरे पास हर एरे के अंदर जो सिस्टम है, numpy एरे ऑटोमेटिकली इस 5 को उठाएगा, इस 10 के अंदर ऐड करेगा और 15 आंसर आएगा, उसको एक सेपरेट एरे के अंदर रख देगा। देन इस 5 को उठाएगा और 20 के अंदर ऐड करेगा और इस 20 के बाद जो हमारे पास 25 का आंसर आएगा उसको सेपरेट एरे के अंदर लिख देगा, टेम्परेरी एरे जो होगी उसके सामने पास। एंड देन 5 को उठाएगा, 30 के अंदर ऐड करेगा, 35 आंसर आएगा। एंड देन उन सारे रिजल्ट्स को एक न्यू एरे के तौर पर हमारे पास प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो देखते हैं जी हम एडिशन, इसको जस्ट हम इसको दिखा देते हैं। तो देखिए मेरे पास एक एरे आई जिसके अंदर पहले यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, ठीक है। इसने सिंपली क्या कर दिया, 15 कर दिया 5 ऐड करके। देन 20 थी, 20 को उसने 25 कर दिया, आगे 30 था उसको 35 कर दिया, ठीक है। अब सेम लाइक दैट प्लस की तरह मैं मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। मैं अरे को मल्टीप्लाई बाय 2 के बजाय मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 25 कर देता हूँ। तो अब वो हर एक वैल्यू को 25 को उठाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट हमें डिस्प्ले करेगा। फिर 25 को उठा के 20 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 25 को उठा के 30 से मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए हमारे पास इन विद इन द सम पार्ट ऑफ द सिंगल क्या कहते हैं उसको सेकंड, हमारे पास जो है ना ये रिजल्ट आ गया, इतनी अच्छी कैलकुलेशन होके। ओके, आगे हम चलते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने कुछ इसके ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। ये एक सिंगल एरे है, जस्ट ओनली 3 एलिमेंट। मेरे पास ये 3000 एलिमेंट्स भी हो सकते थे, इवन के 3 लाख एलिमेंट भी हो सकते थे। देन मैंने उनका क्या करना था, उनका सिंपल मीन फाइंड करने हैं। तो सिंपल एज दैट, मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मेरी एरे है, एंड देन मैंने आगे मीन का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो देखें ये क्या करेगा, पूरे सारे का मीन निकाल के उसने मुझे यहाँ पर मीन प्रिंट करके दे दिया। मीन इस सारी अरे का मीन क्या है, 20 है, ठीक है। सेम लाइक दैट मेरे पास सम का फंक्शन है, ठीक है। उसने सारी वैल्यूज को सम किया और सम करके मुझे 60 का आंसर दे दिया। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में एंड सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू में ऐड करके उसने ऑल वैल्यूज का प्रिंट आंसर दे दिया। अब मैं ये चाहता हूँ इस पूरी लिस्ट के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दो, तो वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 30 दे रहा है, राइट। ओके, अब हम चलते हैं अपने ये तो सिंगल एरे का कॉन्सेप्ट। मेरे पास 2 एरे हैं, एक एरे बी ए है और एक एरे बी है। अब मैंने 2 एरेज के ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो वेरी सिंपल, मेरे पास numpy लाइब्रेरी की मदद से मैं सिंपल क्या करूंगा, एडिशन को a प्लस बी कर दूंगा। तो मेरे पास numpy एरे दोनों एरेज को उठाएगा, उनके एलिमेंट्स को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड करके एक न्यू एरे मेरे पास प्रिंट करके मुझे दे देगा। तो देखें जी, उसने क्या किया, 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 6 में 3 ऐड किया एंड 9 मुझे प्रिंट करके दे दिया। सेम लाइक दैट मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन भी परफॉर्म होगा और इसी तरीके से मेरे पास स्क्वायर का फंक्शन भी परफॉर्म होगा। सारे का जो है ना वो स्क्वायर लिया जा रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, b का पावर मैंने 2 कर दी, मीन्स कि आप b की वैल्यू लो एंड देन हर एक को पावर ऑफ 2 के साथ करके मेरे पास उसका उसकी पावर लो, ठीक है, एंड देन मेरे पास उसको रिजल्ट दे दो। तो उसने मेरे ऊपर साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें वेरी इजीली ये डाटा दे दिया। अब अगेन मैं कहूंगा कि ये जस्ट 3 एलिमेंट्स की अरे थी। हमारे पास रियल लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अरेज होती हैं, तो उनके ऊपर हम जस्ट एक सिंगल अरे का फंक्शन यूज करके हम उसके ऊपर ये सारी जितनी भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मीन निकालना, मैक्स निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन का नया फार्मूला है कि आप उस पूरी अरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, अरे का नाम लिखना है एंड डॉट std का फंक्शन यूज कर लेना है। तो मेरे पास इस सारी की सारी अरेज का मीन भी आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जो हम ऑलरेडी इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर एंड लिस्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। बेसिकली हमारे पास तो जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है, तो हम अब इनकी हम इंडेक्सिंग भी करेंगे यूजिंग numpy लाइब्रेरी एंड देन उसका हम स्लाइसिंग भी करेंगे। तो वेरी सिंपल, हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अरे का एक एलिमेंट अरे है ARR के नाम से, उसका हम फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगेन हम वही प्रोसेस यूज करेंगे ARR
और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके इंडेक्स वैल्यू दे देंगे। और सेम लाइक दैट अगर हम लास्ट 2 एलिमेंट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू उसने लास्ट 2 एलिमेंट्स यहाँ पर, इन एलिमेंट्स को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एक डिफरेंट आंसर नजर आ जाए। मैंने 58 कर दिया और यहाँ पर 90 कर दिया, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी। देखिए इसने इनिशियली 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी, और सेकंड लाइन पे हमारे पास जो लास्ट 2 वैल्यूज है उनको वो प्रिंट कर दी। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल डायमेंशनल अरे। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल अरे के अंदर, कि हम 2D अरे के अंदर कैसे हम किसी एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाना चाहूंगा ताकि इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके इन एक्सेल। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 2 डायमेंशनल अरे है वो रोज एंड कॉलम्स के ऊपर जो है कंस्टिट्यूट है, बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आए एक्सेल के अंदर, एक्सेल में भी हमारे पास कुछ रोज होती हैं एंड देन कॉलम्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब राइट नाउ अगर मेरा इस कर्सर मेरा इस सेल के अंदर है, तो इस सेल की पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले रो नंबर कि मेरी रो कौन सी है, सॉरी पहले कॉलम नंबर, कॉलम कौन सा है, कॉलम इस वक्त जी है, एंड देन रो कौन सी है 9, तो मेरे पास इसकी पोजीशन क्या बनेगी, G9, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर अगर मैं कोई डिजिट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल वैल्यूज, और मैं यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यूज में देता हूँ। ठीक है, ये तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने 66 पे आना है, तो 66 पे आने के लिए मुझे इसकी पोजीशन फाइंड करना पड़ेगी जो कि कॉलम नेम एंड रो नेम होगा। मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर मैं इस 66 के सेल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी पोजीशन राइट अप करूंगा। इसकी पोजीशन क्या है मेरे पास, ई, और लाइन कौन सी है हमारे पास, एक मिनट ठहरे, लाइन 14। मैं क्या करूंगा यहाँ पर E14, तो देखिए मेरे पास ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, मींस मैंने इसकी पोजीशन को टारगेट कर लिया। तो सेम कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी है कि 2 डायमेंशनल अरे में मैं किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी अपनी मैट्रिक्स के फंक्शन के अंदर। तो सॉरी, मैट्रिक्स के एलिमेंट जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एलिमेंट एट फर्स्ट रो के एलिमेंट में जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट रो को हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। और सेकंड पोजीशन मीन हमारे पास ये जो है 0 1 एंड 2, तो मैंने क्या किया वहां पर, सॉरी कॉलम हमारे पास 1 मैंने लिख दिया। तो अब मैं बेसिकली इस पोजीशन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास इसने फर्स्ट रो के कॉलम 2 को एक्सेस किया और वहां पर 2 की वैल्यू मेरे पास प्रिंट कर दी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी पोजीशन मेंशन करनी होती है मल्टी डायमेंशनल अरे में किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ओके, अब इसके बाद आपके लिए ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट ने खुद से परफॉर्म करनी है कि आपने एक नमपाई अरे से एक 10 वैल्यूज क्रिएट करनी है जिनकी रेंज होगी फ्रॉम 1 to 100, एंड देन आपने उसका मीन फाइंड करना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देन उसका स्क्वायर रूट ऑफ ईच एलिमेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने उसके एक सिंपल आपका हिंट यहाँ पर दे दिया कि आपने अरेंज का फंक्शन यूज करना है 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज को यूज करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर उसको लिखा, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट माय अरे, तो ये क्या करेगा 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा मेरे पास। अब आपने इसके ऊपर मीन का फंक्शन, ये एक अरे आपके पास लिस्ट बन गई, इस लिस्ट का आपने मीन निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और इसका स्क्वायर रूट ऑफ ईच एलिमेंट आपने स्क्वायर निकालना है ईच एलिमेंट का। ये आपकी एक्सरसाइज है। ओके, नमपाई की हम एग्जांपल देखते हैं, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको रियल लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे। हमारे पास एक मंथली सेल डाटा है, हमने उसको एनालाइज करना है। कंपनी है वो एक सेल्स कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल शू को सेल करती है, एक महीने के अंदर उनका कितना डाटा सेल हुआ, कितनी शूज जो वो सेल हुए, उसको हमने एनालिसिस करना है विद द हेल्प ऑफ नमपाई लाइब्रेरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मंथली सेल्स इन यूएसडीज इन थाउजेंड्स, मींस कि हमारे पास एक अरे है और हर मंथ में मेरे पास 12 मंथ्स हैं
और ये हर मंथ का डाटा यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट मंथ में मेरे पास 52,000 की सेल हुई, सेकंड मंथ में 58,000 की सेल हुई, थर्ड मंथ में 47,000 की सेल हुई, एंड अप टू दिसंबर मेरे पास 75,000 की सेल हुई। अब मैंने इसको एनालिसिस करना है कि पहले मंथ से दूसरे मंथ में आया कि मेरी सेल्स अप गई या डाउन गई, राइट। और हर टू मंथ्स के कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स के दरमियान मेरी सेल्स के अंदर कितना इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, ये सारी की सारी चीजें मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो बॉस है वो मुझे ये कहता है कि आप जरा पूरे साल की मीन सेल वैल्यू निकालें कि आपने पूरे साल में जो है ना कितनी सेल की हर मंथ की, ठीक है। तो सिंपल एज दैट मैं क्या करूंगा, एक एवरेज सेल के नाम से वेरिएबल लिया और मंथली सेल जो मेरे पास लिस्ट थी उसके ऊपर मैंने मीन का फंक्शन लगा दिया। जैसे ही मैंने मीन का फंक्शन लगाया, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, एक मिनट में इसको कर देता हूँ कमेंट्स, और इनको भी मैं कर देता हूँ कमेंट्स। तो देखें जी, उसने कहा कि मेरे पास जो एवरेज मंथली सेल है वो 63,000 पर मंथ है, पूरे साल का ये एवरेज मेरे पास आ गया, जस्ट ओनली यूजिंग अ सिंगल फंक्शन विच इज मीन, राइट। एंड देन मुझे कहा जाता है कि आप ये करें कि हर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का डिफरेंस निकालें कि फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में कितना डिफरेंस था और वो डिफरेंस पॉजिटिव था या नेगेटिव था, एंड देन सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में कितना डिफरेंस था, ठीक है, लाइक दिस 52 और ये देन ये, और इनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक इतना लंबा जो कैलकुलेशन है, हेक्टिक कैलकुलेशन, उसको मैं एक सिंपल मेथड डिफ के थ्रू मैं फाइंड आउट कर लूंगा। मैंने सेल्स ग्रोथ के नाम से एक वेरिएबल लिया और एनपी मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एक फंक्शन कॉल किया विच इज नोन एज डिफ, मींस डिफरेंस, और उसको मंथली सेल की मैंने एरे पास कर दी। अब ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन डिफ का फंक्शन है ये हर एक एलिमेंट को उठाएगा और सेकंड एलिमेंट से उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, एंड देन जो बल्कि सेकंड एलिमेंट को उठाएगा फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट को सेव कर लेगा। जिस तरह 58 को उठाया उसने 52 से सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको सेपरेट एक एरे के अंदर सेव कर लिया। फिर उसने क्या किया, 47 को उठाया 58 में से माइनस किया और उसका जो रिजल्ट आया उसको अपने सेपरेट सेव करके हमें प्रिंट में दे देगा और डिफरेंस भी बताएगा कि आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका प्रिंट फंक्शन को अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं तो मुझे बता रहा है इनिशियली फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ में आने में आपकी जो सेल इंक्रीज हुई वो 6,000 से इंक्रीज हुई, बट सेकंड मंथ से थर्ड मंथ के आते हुए आपकी जो सेल है वो केस से 11,000 से डिक्रीज हो गई, एंड देन थर्ड मंथ से आपकी 47,000 सेल थी और जब जो अप्रैल था अप्रैल में आपकी 61,000 सेल हुई, मींस आपकी अपवर्ड सेल हुई और कितनी सेल इंक्रीज की विद 14,000। इस तरीके से उसने हर एक मंथ का जो है ना वो सेपरेट डाटा निकाल के मुझे दे दिया। तो इस तरीके से आप numpy की लाइब्रेरी को यूज करके डिफरेंट डाटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल मैंने थोड़ी सी डिटेल से बता दी। इसके 2 और फंक्शंस हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। मंथली सेल मैक्सिमम किस मंथ में सेल हुई, तो मैंने मैक्स का फंक्शन यूज किया लिस्ट के ऊपर, तो उसने मुझे बता दिया कि 75,000 आपकी मैक्सिमम सेल हुई है, ठीक है। और मिनिमम सेल कितनी हुई है मेरे पास, तो मैंने मिन का फंक्शन यूज किया तो उसने बता दिया कि 47,000 मिनिमम सेल हुई थ्रू आउट द ईयर। नाउ अब हम चलते हैं एग्जांपल 2 की तरफ, पेशेंट टेम्परेचर मॉनिटरिंग। आपके पास जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी मरीज को देखने के लिए, तो वहां पर आपने देखा होगा कि पेशेंट के साथ एक मॉनिटर लगा होता है जिसके ऊपर उसकी कंटिन्यूसली उसकी हार्ट बीट भी आ रही होती है, उसका बीपी भी शो हो रहा होता है और उसके सारे सिम्टम्स वहां पर सारे के सारे शो हो रहे होते हैं। तो अब बेसिकली जब अगर आप देखा जाए तो अगर दिन में 4 टाइम भी एक पेशेंट का बीपी या उसका टेम्परेचर चेक हो रहा होता है तो इट मींस 5 या 10 डेज में आपके पास कोई 40-50 उसकी एंट्रीज आ जाती हैं। अब आपने उन एंट्रीज को एनालाइज करना है कि दिन में कितने बजे उसका टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हुआ या नॉर्मल से डाउन हुआ। उसके लिए भी हम numpy लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक एरे है, मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया नॉर्मल एलोकेशन के थ्रू, जिसमें एक जो मेन बेस वैल्यू थी 37 थी, उसका स्केल 0.5 रखा, मीन 0.5 ऊपर नीचे होगा और इसका साइज 96 तक उसका जो है ना हाईएस्ट वैल्यू जाएगी। तो मैंने क्या किया,
इस टेम्प का मीन निकाला, मुझे ये बता रहा है कि दिन में उसका जो मीन डाटा है, मीन टेम्परेचर रहा वो मुझे पता लग जाएगा, मैक्स टेम्परेचर पता लग जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर पता लग जाएगा। एंड देन इस लाइन पे फीवर रीडिंग्स के दिन में उसकी रीडिंग 37.5 से कितनी मरतबा अबव गई या कितनी मरतबा बिलो गई, इवन के ये भी मैं चीज जस्ट एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से फाइंड आउट कर सकता हूँ, पूरे पेशेंट की रिकॉर्ड को चेक कर सकता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास एवरेज टेम्परेचर ये आ गया, मैक्स टेम्परेचर 38 आया, मिन टेम्परेचर 35 आया, और नंबर ऑफ फीवर रीडिंग्स के पर डे मेरी कितनी रीडिंग्स हुई, या टोटल 5 दिनों में या 4 दिनों में या 5 दिनों में कितनी रीडिंग्स हुई, वो भी उसने मुझे यहाँ पर बता दी। और सेम लाइक दैट हमारे पास थर्ड एग्जांपल है फ्यूल एफिशिएंसी, कि मेरे पास शोरूम है, शोरूम के अंदर कोई 100 व्हीकल्स हैं, मैंने हर एक व्हीकल का डाटा अपने पास सिस्टम में सेव किया हुआ है और उसको एक n डायमेंशनल अरे के अंदर मैंने सेव किया है, और अब मैं एट द एंड ऑफ द मंथ हर एक व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी चेक करना चाहता हूँ। तो राइट नाउ मेरे पास 3 व्हीकल्स हैं, ठीक है, और मेरे पास उनका डाटा है रोज में, और रोज जो है वो ट्रिप को बता रही है कि उनका 14 किलोमीटर, फिर 16 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर का ट्रिप था, और जो कॉलम्स थे वो बेसिकली कार्स को इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम कार ए को, सेकंड कॉलम कार बी को, थर्ड कॉलम कार सी को इंडिकेट करता है। अब हमने हर एक कॉलम की जो ट्रिप्स हैं उनकी वैल्यूज चेक करनी है, तो मैं एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी पर कार निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एवरेज एफिशिएंसी इज इक्वल फ्यूल एफिशिएंसी एंड मीन का फंक्शन लगाया और एक्स एक्सिस के ऊपर लगा दिया, मींस आपने रो वाइज जाना है सारी वैल्यूज में और उनका मीन निकालना है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने बेस्ट कार इंडेक्स के उसकी मैंने बेस्ट परफॉर्मिंग कार मैंने एवरेज एफिशिएंसी निकाली कि उस एवरेज एफिशिएंसी जिस कार की सबसे ज्यादा अच्छी आई है वो हमारे पास बेस्ट परफॉर्मिंग कार होगी, वो हमें पता लग जाएगा। एंड देन कार लेवल्स आ गए मेरे पास, और एवरेज फ्यूल को मैंने प्रिंट करवा लिया और उसकी बेस्ट कार इंडेक्स को प्रिंट करवा लिया। तो जैसे ही मैंने इसको रन करता हूँ तो मेरे पास फ्यूल एफिशिएंसी एवरेज आ जाएगी तमाम लोगों की, राइट, तमाम कार्स की। एंड देन उसने कार बताया कि कार बी जो है, देखें हमने क्या कहा था, फर्स्ट कॉलम कार ए को इंडिकेट कर रहे हैं, सेकंड कॉलम कार बी को, एंड थर्ड कॉलम कार सी को। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार बी है उसकी एवरेज सबसे बेस्ट है, लिहाजा हमारे डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर ने बताया कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग कार है वो कार बी है। इस तरीके से आप नमपाई की लाइब्रेरीज को, नमपाई की अरेज के फंक्शंस को प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल है इस टॉपिक की, विच इज स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस, जो कि आप सब लोगों के साथ ये प्रोसेस हो चुका हुआ होगा राइट नाउ। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, एफएससी के एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। तो हर 6 मंथ के बाद या एवरी ईयर आपके पास आपका जो है ना वो रिजल्ट आ रहा होता है। तो वो रिजल्ट कैसे बनता है, बेसिकली वो रिजल्ट के पीछे बिहाइंड द सीन जस्ट इतने सिंपल छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनकी बेस पे आप हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा और उनके रिजल्ट्स जो सिस्टम है वो जनरेट कर देता है। मेरे पास एक मार्क्स के नाम की अरे है जिसके अंदर मेरे पास कुछ मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। एक सिंगल स्टूडेंट है, उसके फॉर एग्जांपल 2, 4 and 6 and 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अब इस सिंगल स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स टीचर ने एंटर कर लिए। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन उसके ऊपर फंक्शन लगा होगा कि आपने सम करके उसके टोटल मार्क्स निकाल दें, मीन लगा के उसके एवरेज वैल्यू निकाल दें, मैक्स निकाल के उसके मैक्सिमम किसी सब्जेक्ट के वैल्यू निकालें, मिन फंक्शन लगा के उसके मिनिमम नंबर्स इन एनी सब्जेक्ट वो आप निकाल के दे दें। जस्ट एक सिंगल फंक्शन यूज करके हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का हम रिजल्ट बना दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो देख लें मेरे पास टोटल मार्क्स 576 आ गए, एवरेज मेरे पास 82 बन गई, हाईएस्ट स्कोर 95 आ गए जो एक सब्जेक्ट में है, और लोवेस्ट स्कोर मेरे पास 67। इस तरीके से आप इन सारे फंक्शंस को प्रैक्टिकल यूज में ला सकते हैं। तो दिस इज द टॉपिक एंड दिस इज द कंटेंट रिलेटेड टू द NumPy लाइब्रेरी। तो राइट नाउ आपके पास 5 मिनट हैं, प्लीज कोई क्वेश्चन करना चाहे क्वेश्चन कर लें, एंड देन आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। जी हम सिंपल लिखे थे, जब हम लाइब्रेरी नहीं यूज करते थे तो हम सिंपल वेरिएबल डिफाइन करके और आगे उसका जो वेरिएबल लिखा और आगे हमने
जो भी लिस्ट यूज कर रहे हैं या टपल यूज कर रहे हैं, तो सिंपल हमने फिर उसका प्रिंट ले लिया। लेकिन जी मुझे जी। ये समझ नहीं आया कि हमने जो लाइब्रेरी यूज किया उसने किस तरह से वो ऑपरेट हो रही है। अच्छा देखिए, यही तो चीज आपको बताने की, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, जो कल एक सब्जेक्ट पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें हैं आपको भी समझ नहीं आ रही कि बिहाइंड द सीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल एज दैट बताऊं, जो सिंपल फंक्शन है यहाँ पर, कि ये जिस तरह हम मीन मैक्स मिन का फंक्शन लगा रहे हैं और ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हमारे पास तो ये फंक्शन लिखे हुए भी नहीं है। यही बात है ना? ठीक है, तो बेसिकली यस सर। ये जो मीन का फंक्शन है, ये जो मैक्स का फंक्शन है, ये जो मिन का फंक्शन है, ये किसके अंदर डिफाइन है? इस numpy लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है, जिसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। और उसको इंपोर्ट करके हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया np का। और देखें आप, और इससे पहले भी और इसके बाद भी, हम जब भी इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं, जब अरे को डिक्लेयर करते हैं, अरे को डिक्लेयर करते हुए हम np का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। जब हम np का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इट मींस अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जितने भी इस numpy के फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जो बिहाइंड द सीन लाइब्रेरी के अंदर बने पड़े हैं, उनको हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं उस लिस्ट के ऊपर, जिस लिस्ट को हमने एनपी के थ्रू जो है ना वो इनिशियलाइज किया। अब अगर मैं यहाँ पर एक और एरे बनाता हूँ एरे के नाम से, और इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरीके एरे, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंपल एज दैट, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए जब मैंने ये अरे डिक्लेयर की थी, इसके साथ मैंने एनपी नहीं लगाया। अब इसके ऊपर ना मैं मीन का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, ना मैक्स का फंक्शन, ना मिन का फंक्शन, ना कोई और फंक्शन। व्हाई? बिकॉज ये जो अरे है ये बेसिकली स्टैंड अलोन कस्टम अरे है, ये numpy के पास गई नहीं है। तो जब हम np का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं किसी अरे के साथ, तो उसके अंदर हमारे पास जितने भी np की वैल्यू, np के फंक्शंस है, वो यहाँ पर इनहेरिट, अगर आप सिंपल एज दैट कर लें, इनहेरिट हो जाते हैं। देन हम उनको, उन फंक्शंस को उनके नाम यूज करके, उनको कॉल करके उनको अप्लाई करते हैं। सर एक क्वेश्चन था, ये हमने पीछे एक मैक्सिमम पता नहीं वैल्यू निकाली थी, तो उसमें ARG मैक्स यूज किया था। जी जी, वो क्या चीज है? देख लेते हैं जी कहाँ पर आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर, कुछ याद है कि ये फंक्शन जब बात कर रही थी वो कहाँ पर हमने यूज किया है? सर मेरे ख्याल में नीचे था। टेम्परेचर वाले में था आई थिंक। अच्छा, टेम्परेचर वाला ये है मेरे पास। इससे पिछले वाले में जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है numpy का, वो जिस नाम से भी हो, तो जो उसके बाद एरे आप बना देते हैं, बेसिकली उस एरे के साथ आप जिस फंक्शन को कॉल करेंगे, मैक्स को कॉल करेंगे, मिन को कॉल करेंगे, या किसी और को कॉल करेंगे, वही फंक्शन काम करेगा। बेसिकली numpy की लाइब्रेरी के अंदर एक दो नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में फंक्शन बने बनाए मौजूद हैं। जस्ट आपको उस फंक्शन को कॉल करना होता है। तो ARG का क्या मतलब है? मतलब It's an example 3. ARG आप एग्जैक्ट बता दें तो फिर हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ARG का एक मतलब तो आर्गुमेंट्स होता है कि जो उसको आर्गुमेंट पास किए जाते हैं उसके लिए वो आपको दे देता है। सर्च कर दें सर, कहीं पर अगर आ जाता है। जी जी, अच्छा ये आर्ग मैक्स, जी जी, बेसिकली ये एक फंक्शन है, जिस तरह भी डॉक्टर जाकिर साहब ने बताया कि हमारे पास 100 सैकड़ों की तादाद में numpy के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज किया ARG मैक्स, मीन आर्गुमेंट की बेस के ऊपर आप उसकी मैक्स वैल्यूज निकालें। तो यहाँ पर बेसिकली हमने, हमारे पास एक सिंगल लिस्ट नहीं थी, मल्टीपल लिस्ट थी, और इन मल्टीपल लिस्ट की हमने क्या किया, मीन वैल्यू निकाली। अब मीन वैल्यू में से जो हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ पर लिस्ट आ रही थी, इस लिस्ट के अंदर से आपने मैक्सिमम वैल्यू को निकाल के उसको, उसकी रेटिंग करनी थी। इसके लिए हमने यहाँ पर आर्गुमेंट का फंक्शन, इसको आप सिंपल मैक्स का फंक्शन यूज करके भी देख सकते हैं, तो आई थिंक वो भी काम करेगा। मैक्स के फंक्शन में इसमें सिर्फ ओवरऑल सारी वैल्यूज में से वन वैल्यू रिटर्न होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आर्ग मैक्स में आपके हर जो कार थी आपके, उसकी अगेंस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी, हर एक सिंगल वैल्यू की वैल्यू शो करेगा। जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी, एक बंदा पहले कर ले, देन दूसरा फिर बाद में कर ले। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह हम एक्सेल शीट में यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
देन जी, हम जी। उनकी टोटल प्राइस निकालते हैं। जी जी तो क्या ये हम एक लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं इस कोड में इस तरह? बिल्कुल आप जी। कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, उसमें CSV फाइल को हम हैंडल करेंगे। क्यों डॉक्टर जाकिर साहब? बिल्कुल ऐसे है, लेकिन आप नमपाई में भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स में जो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन भी किया था चैट में, तो मैंने उसका आंसर किया था कि मल्टीप्लिकेशन होती है वहाँ पर एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होती है। ये तो हमने किया एलिमेंट भी बाई था एलिमेंट यहाँ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जो आपका डिजायर रिजल्ट है आपके पास। ठीक ये है, यहाँ पर जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ये लाइन नंबर 4 पे। जी, लेकिन सर वो टोटल हमें हमें जो है ना वो टोटल किसी दूसरे कॉलम में सेव करवाना होता है। कोई देन उस मसला नहीं है। टोटल दो कॉलम देखें, एक कॉलम भी कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है ना। अगर जी सिंगल कॉलम की बात करें तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं ठीक है, जस्ट ये कर दूं, ये तो सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है, इसको आप कह सकते हैं। सिंगल कॉलम सिंगल रो हो जाएगी इसमें। ठीक है, जी जी लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो अगर सिर्फ एक कॉलम की आप बात कर रहे हैं तो एक कॉलम एक सिंगल मैट्रिक्स है, दूसरा कॉलम वो एक सिंगल मैट्रिक्स है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट बाई एलिमेंट आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिस तरह आपने सर ने आपके सामने सेलेक्ट किया, कॉलम एल है और कॉलम जे है। ठीक है, दो कॉलम्स है, सर ने अलग अलग एक कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। अब अगर एक कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक नेक्स्ट कॉलम में इसका रिजल्ट जनरेट करके आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नमपाई में भी ये आपके पास हो जाता है। जी ठीक हो गया सर। और ठीक फिर है, इसी पे हम सम का भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल आप जी, सम रिजल्ट कर आएगा। देगा। हम मैक्स मीन ईच एंड एवरीथिंग लगा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी, अब सेकंड सर क्वेश्चन एक था। क्वेश्चन है पहले सर दूसरा उनका क्वेश्चन था, उनसे ले लें, देना आपकी बारी आएगी। सर वो जो मंथली सेल्स वाली एग्जांपल है, प्लीज आप उस पे जाएंगे स्क्रॉल करके। जी बिल्कुल आ गया जी। एग्जांपल इसके बाद है फ्यूल एफिशिएंसी, ये स्टूडेंट मार्क्स है। पहली फर्स्ट एग्जांपल है जी, ये वाली है मंथली जी सेल सर। डाटा। जी जी सर, इसमें अगर आप एवरेज वाले या मीन या मैक्स या मीन के जो आपने फंक्शंस लगाए हुए हैं जी फंक्शंस, इनको अगर आप देखें तो आपने इन पे जो है वहाँ पे वो जो वेरिएबल सबसे पहले मंथली सेल्स बनाया उसके साथ डॉट ऑपरेटर को लगा के लगाए। लेकिन ये जो आपने डिफरेंस का यहाँ पे फंक्शन लगाया, ये डॉट एनपी डॉट के साथ लगाया और इसको आपने पैरामीटर के तौर पे मंथली सेल्स दिया है। तो ये जी मुझे समझ नहीं आई कि इसका ये इन बाकी फंक्शंस के साथ डिफरेंस क्यों है। और ये नीचे भी मैंने एग्जांपल्स में नोट किया है, किसी में हम एनपी के साथ जा रहे हैं, किसी में हम वेरिएबल्स के साथ जा रहे हैं। तो ये अच्छा। काइंडली आप इनको एक्सप्लेन करेंगे? जी जी बिल्कुल। देखें, इनिशियली हमने यहाँ पर जो सिंपल फंक्शन है ना, मैक्स के या मिन के ना, इन सारों की बिहाइंड द सीन एनपी लगा हुआ है। हाउ? बेसिकली हमने मंथली सेल्स को हमने सेव किया हुआ है, एनपी के थ्रू सेव करवाया हुआ है। सारी अरे हमने एनपी अरे के थ्रू मंथली सेल्स में सेव करवा दी। अब हम मंथली सेल्स को डॉट लगा के जो भी फंक्शन हम एक्सेप्ट कॉल करना चाहें तो वो बेसिकली एनपी के थ्रू ही कॉल होगा, नंबर 1। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए ये मंथली सेल वेरिएबल के बाद फंक्शन लग रहे हैं यहाँ पर। बट जब हम यहाँ पर डिफ के फंक्शन में आए तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ हुआ, मींस इसको कॉल करने काम करने के लिए पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि जिस वेरिएबल के थ्रू इसको कॉल किया जा रहा है ये फंक्शन उस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर डायरेक्ट एनपी डॉट नहीं यूज किया, एनपी को नहीं यूज किया, बल्कि वो ऑलरेडी एनपी इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है। बट जब हम यहाँ पर डिफ के फंक्शन के अंदर आते हैं तो इसको हमने एक सिंगल पैरामीटर पास करना होता है। इससे पहले अगर हम मंथली सेल्स लगा देंगे तो वो डिफ का फंक्शन इसके ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इसकी कोड बॉडी है वो है इसी तरीके से कि आप इसको एक अरे पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट, एंड देन वो अरे इस डिफ फंक्शन के अंदर ऐसा लॉजिक लगा हुआ है कि वो एक एक एलिमेंट को उठा के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंस निकाल के उसको सेपरेट फाइल लिस्ट के अंदर सेव करके हमें डिस्प्ले करवाएगा। दैट्स वाई हमने उसको यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट यूज किया हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्ट फंक्शन नहीं लगाया, बल्कि फंक्शन के अंदर उसको एज एन आर्गुमेंट पास किया। लेकिन सर जो नीचे हमने एग्जांपल किए हैं उनमें हमने मैक्स और मिन फंक्शंस के लिए भी एनपी यूज किया हुआ है, किस जगह पर? वेरिएबल को नहीं यूज किया जो हमने क्रिएट किया हुआ था। अच्छा, मैं आपको आप बता डायरेक्ट देता भी हूँ। यूज कर सकते हैं और आप एनपी मैं के साथ आपको डायरेक्ट भी मैं यूज सर कर। इधर आके आंसर कर देता हूँ इसको प्लीज। जी जी प्लीज। बेसिकली ऐसा है कि कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिनको इनपुट चाहिए होता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस किस चीज का कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने डिफरेंस को किस फॉर्मेट में रखना है वो भी हमने डिफाइन करना है। ठीक है। तो बेसिकली जब डिफरेंस के केस में हमने कैलकुलेट किया तो उसको बेसिकली हमने एक लिस्ट पास की और वो लिस्ट हमारे पास नमपाई एरे ही है। ठीक है। वो लिस्ट पास की, इस लिस्ट के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करो और जो रिजल्ट आए उसको भी नमपाई एरे में कन्वर्ट करके हमें दे दो। ठीक है। जबकि दूसरा केस जो है आपको, जिस केस में आपने मैक्सिमम सेल या मिनिमम सेल आपने निकाली है, बेसिकली वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है नमपाई का और हम ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर दो, उनमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर दो। अब जब ऑब्जेक्ट दे दिया तो उसके साथ तो जस्ट फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है, उसको फंक्शन पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसको वैल्यूज आपने पैरामीटर्स के तौर पर पास करने की एडिशनली जरूरत आपको होंगे, इसलिए आपने डायरेक्टली उसके इसमें मैक्स का या मिन का या एवरेज का या मीन का जो फंक्शन भी आपने कॉल किया उन फंक्शंस को कॉल कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन किसी बंदे ने चैट में किया हुआ है कि सर जिस फंक्शन की हमें जरूरत होती है तो उसको हम कॉल कर देते हैं, वो यूज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस फंक्शन की आपको जरूरत होती है तो आप नमपाई के ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल कर देते हैं, वो आपके पास आकर के अपना काम कर देता है। और इसका आसान तरीका इसीलिए है कि कल जो आपको बताया गया था जिस तरह लास्ट क्लास में कि सारी की सारी इनकैप्सुलेट हुई हुई चीजें एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे फंक्शंस भी आ गए हैं जो उस क्लास का पार्ट है या उस मॉड्यूल का पार्ट है। तो जैसे ही आप उसको कॉल करते हैं तो क्या होता है, वो सारे के सारे फंक्शन आ जाते हैं और जब आप डॉट ऑपरेटर से उसको कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई भी हो जाता है। जी सर, अब बाकी क्वेश्चंस अगर हम एंड पे ले लें और अभी आप टॉपिक के ऊपर आ जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मेरा ख्याल में मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। जिस तरह आपको मर्जी है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट पांडास की लाइब्रेरी है तो मेरा ख्याल में मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इट्स ओके सर, मैं थैंक यू। स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। अच्छा जी। मेरी स्क्रीन उम्मीद है कि आप सबके साथ शेयर्ड होगी, सबको क्लियरली नजर आ रही होगी। जी सर। अभी तक जो सर ने आपको बताया नमपाई की लाइब्रेरी के मुतालिक और लास्ट क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखा था, बेसिकली नमपाई का ऑब्जेक्ट जो बनता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनता है। बेसिकली इसका मॉड्यूल बना हुआ है, इस मॉड्यूल को हमने ऊपर इंपोर्ट कर दिया है और जैसे ही इसको यूज करते हैं तो इसके सारे फंक्शंस भी साथ में कॉल हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में सारे फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे जैसे जो जो फंक्शन हमें जरूरत होता है वो कॉल हो जाता है। इसी तरह सिमिलरली नमपाई के साथ नमपाई आपको आसानी के लिए हमने बताया था कि मैट्रिक्स कि जितने भी ऑपरेशन हैं आप यहाँ पर आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे चैट में कि सर ये काम हम लूप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप लूप से भी ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सोचें लूप के लिए या कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाने के लिए फॉर एग्जांपल हमने मैक्स फाइंड करना है तो नमपाई के अंदर 10,000 एलिमेंट्स हैं, तो 10,000 एलिमेंट्स के लिए मुझे इफ कंडीशन लगाना होगी और लूप चलाना होगी तो वो कितना टाइम लेगी। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इन लाइब्रेरीज के अंदर एफिशिएंसी, मेमोरी मैनेजमेंट, जितने भी टास्क हैं सारे के सारे आपके पास आसानी से परफॉर्म कर दिए गए हैं और आसानी से उनको हम प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली एक लाइब्रेरी हमारे पास पांडास के नाम से, ठीक है, जिस तरह सर ने पहले बताया आपको नमपाई की लाइब्रेरी, एक और लाइब्रेरी है पांडा के नाम से। ठीक है। पांडास की जो लाइब्रेरी है बेसिकली ये डाटा एनालिसिस और डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों ने पढ़े थे, लिस्ट पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा था, ठीक है, बाकी टपल्स पढ़ा था, जितने भी टाइप्स के आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर डाटा एनालिसिस आपने परफॉर्म करना हो या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम पांडा की लाइब्रेरी को यूज करते हैं। पांडा की लाइब्रेरी बजाय इसके कि आपके पास एक लिस्ट को कंसिडर करे, एक एलिमेंट को कंसिडर करे या एक रो को कंसिडर करे, ये पूरे के पूरे टेबल को प्रोसेस कर देती है। ठीक है। इसमें 1 डायमेंशनल डाटा भी आपके पास हो सकता है, 2 डायमेंशनल डाटा जिस तरह एक्सेल की शीट होती है आपके पास, या आपके पास डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें हो सकती हैं। डाटा को लोड करना हो, डाटा को एक्सपोर्ट करना हो, डाटा को एक्सप्लोर करना हो, डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ये सारे के सारे आप पांडा लाइब्रेरी से बहुत आसानी से कर सकते हैं। वही चीज अगर आप मैनुअल कोड लिख करके करेंगे तो आपको मैं भी हंड्रेड्स ऑफ लाइंस कोड लिखना पड़ेगा और ये आपका काम
जस्ट 2, 4, 5 लाइंस में काम कर देगा। ठीक है सर इसको थोड़ा सा जूम कर दें प्लीज। जी, जी अब ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक्सेल की शीट में आप लोगों ने देखा होगा रो क्या होता है। एक स्टूडेंट के अगर रिकॉर्ड की हम बात करें तो वो एक रो में आ जाता है। एक कॉलम की बात करें तो स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट होगा, फॉर एग्जांपल सारे स्टूडेंट्स के नेम्स, सारे स्टूडेंट के एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मार्क्स, सारे स्टूडेंट के ग्रेड्स। ठीक है, ये बेसिकली एक्सेल में कॉलम कहलाता है। ठीक है, और रो आपके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो एक स्टूडेंट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे पांडाज में डेटा फ्रेम का। तो डेटा फ्रेम बेसिकली क्या है, ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट हो जाती है। ठीक है, जिसमें रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने पूरी शीट के ऊपर एक प्रोसेस करना है कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स निकाल करके दे दो जिनके मार्क्स 80 से अबाव हैं, या मुझे तमाम स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स बता दो। ठीक है, या हर स्टूडेंट के ग्रेड्स मेरे पास कितने आ रहे हैं वो कैलकुलेट करके बता दो। या अभी अभी किसी बंदे ने कहा था कि ऑर्डर और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस दे रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके अगर मैंने रिजल्ट लेना है, ठीक है, तो वो किसे लेंगे। हमारे पास एक्सेल में तो आप कर लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन अगर यही काम हम एक लाइब्रेरी की मदद से करना चाहें, पाइथन में करना चाहें, तो कैसे करेंगे। उसके लिए पाइथन की पांडाज लाइब्रेरी यूज करेंगे। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है, तो इंपोर्ट के लिए हम लिख लेते हैं इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है, तो बेसिकली पांडाज का मॉड्यूल मौजूद है। ठीक है, और उसको हम एक फर्जी नाम दे देते हैं पीडी। आप यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, जिस तरह सर ने भी आपको बताया था, लेकिन कन्वेंशनली हम पीडी के नाम से देते हैं। ठीक है, कि आसानी से हम इसको समझ सकें, आसानी से याद रख सकें। जितने भी पाइथन के डेवलपर हैं कन्वेंशनली वो इसी नाम को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट यही नाम यूज करें, आप अपनी मर्जी का नाम यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक सीरीज ऑफ डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें जो पीडी का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उस ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है, यूज कर रहा हूं। ठीक है, पीडी डॉट सीरीज, और सीरीज के अंदर मैंने क्या किया, एक लिस्ट दे दी मार्क्स की। फिर हमारे पास इंडेक्सेस इसके बता दिए कि ये मेरे पास सारे के सारे इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने इंडेक्सेस के साथ जो लिस्ट बनाई थी वो डिक्शनरी कहलाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल की सूरत में हमने क्या कर दिया, इंडेक्सेस भी बता दिए और सीरीज ऑफ डेटा भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इन सारे लोगों के मार्क्स आपको बता दिए। प्रिंट की स्टेटमेंट इन सारी रिजल्ट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें एलिस, बॉब, ठीक है, चार्ली, डेविड, सबके आपके पास जो मार्क्स हैं वो आपके पास प्रिंट होकर के आपको नजर आ रहे हैं। और इनकी डेटा टाइप भी बता दी गई है कि इन सबके जो डेटा टाइप है इनके मार्क्स की, बेसिकली वो इंटीजर है, इंटीजर 64 बिट का। ठीक है, 1 to 1 मैपिंग सर बता दीजिएगा इनको, पहला एलिमेंट पहले इंडेक्स हाँ, के साथ दूसरा तो एलिमेंट। जिस तरह वो टेबल में आप देखते हैं कि एलिस के अगेंस्ट ये मार्क्स लिखे होते हैं, तो यहाँ पर देख लें एलिस के अगेंस्ट मार्क्स लिखे हुए हैं। बॉब के अगेंस्ट आपके पास 90 मार्क्स हैं तो वो लिखे हुए हैं। सिमिलरली चार्ली के अगेंस्ट आपके पास 78 मार्क्स हैं, डेविड के अगेंस्ट 85 मार्क्स हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मैपिंग यहाँ पर भी हो रही है टेबल में, जिस तरह आपको मैपिंग नजर आती है। अब अगर आपने डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है, डेटा फ्रेम मीन पूरा टेबल बनाना है, तो टेबल कैसे बनाता है हमारे पास, हम इसको एक नाम दे देते हैं डेटा। ठीक है, जस्ट एक हमारे पास एक लिस्ट है, डिक्शनरी है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये बना रहे हैं। तो देख लें डेटा। ठीक है, ये अब इस चीज का जो ताल्लुक है, अभी तक ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसका ताल्लुक पांडा से कुछ भी नहीं, ये नॉर्मली डेटा है जो हमने डिक्शनरी के केस में पढ़ा था, ये वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें सारे नेम्स ये आपको बता दिए गए, मैथ के सब्जेक्ट में लोगों के कितने कितने मार्क्स हैं वो बता दिए गए हैं। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट में, उर्दू के सब्जेक्ट में, बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, इन सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं वो बता दिए। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट डिक्शनरी बन गई है। अब इस डिक्शनरी के ऊपर हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पांडा की मदद से। तो सबसे पहले इसको पांडा की फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा, और पांडा की फ्रेम में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, पीडी जो पांडा का ऑब्जेक्ट था और उसके साथ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का हमने फंक्शन कॉल किया और ये सारा डेटा उसको पास कर दिया। जैसे ये पास करेंगे तो ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। डेटा फ्रेम को जब भी मैं नाम लूं तो आपके माइंड में फौरन टेबल का नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पूरा टेबल बन जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 19 में मैंने डीएफ लिखा, डीएफ मीन डेटा फ्रेम।
अब डेटा फ्रेम लिखने का मकसद क्या है, ये ऑटोमेटिकली इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये देख लें कि पूरा मेरे पास टेबल बन गया है, ठीक है, जिसमें नेम्स ये हैं, उसके बाद मैथ में ये मार्क्स हैं, साइंस में ये हैं, बाकी सब्जेक्ट में ये मार्क्स हैं। ये शुरू में जो इंडेक्सेस दिए हुए हैं 0 1 2 3, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन के इंडेक्सेस हैं, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जिस तरह आपके पास एक्सेल में लेफ्ट साइड पर नंबरिंग होती है 1 2 3, ठीक है। तो पाइथन में चूंकि हमने पता था कि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब अगर इस डेटा को आपने CSV में सेव करना है या एक्सेल की फाइल में सेव करना है, ठीक है, तो कैसे सेव करेंगे। आपका ये डेटा तो आ गया, इस डेटा को मैंने सेव करना चाहता हूँ, तो सेव सर करना, इसको रन कर लें प्लीज, फिर सेव होगा। जी जी इसके प्लीज। सर को रन कर लें। अच्छा मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं असल में इनको एरर बताना चाह रहा था कि अगर ये रन ना करे तो एरर आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सही है। मैं जानबूझ के वो छोड़ के जा रहा था, ठीक है। अच्छा तो चले, अच्छा। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट ना करता तो नेक्स्ट टाइम में मेरे पास एरर आता कि आपके पास डेटा फ्रेम कुछ भी नहीं है। रीजन क्या होती है कि यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अभी आ जाते हैं, ठीक है, कि डेटा को सेव कैसे किया जाए। तो डेटा को सेव करने के लिए देखिए वही है, डेटा फ्रेम का मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और फंक्शन क्या है, टू CSV, आसान सा फंक्शन है। बिहाइंड द सीन ये क्या करेगा, ये फाइल को उठाएगा, इस नाम से एक फाइल बनाएगा और सबको राइट कर देगा। इंडेक्सेस उसको बनाने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर कह दिया कि इंडेक्सेस ना बनाओ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो कुछ होगा वो एज इट इज इस डेटा को उठाएगा, डेटा फ्रेम को उठाएगा और सेव कर देगा। ये DF क्या है, DF आपके पास वो सारे का सारा डेटा है जो इस डेटा फ्रेम में आ चुका है, ठीक है। ये जो डेटा आपको टेबल की सूरत में नजर आता है, ठीक है, तो वो डेटा आएगा और CSV फाइल में कन्वर्ट होकर के इस नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी डेटा को आप एक्सेल की फाइल में सेव करना चाहते हैं तो देख लें, टू एक्सेल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल में सेव कर देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पर देख लें ये 2 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, अभी आपको नजर आ जाएंगी, नहीं तो मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करवा देता हूं आपको। ये देख लें मेरे पास स्टूडेंट डाटा डॉट CSV एक फाइल ये आ गई है और दूसरी फाइल मेरे पास स्टूडेंट डाटा डॉट XLSX, तो ये 2 फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। इन फाइल्स को अगर आप डाउनलोड करके चेक करेंगे तो आपके पास वही एग्जैक्टली CSV की फाइल और एक्सेल की फाइल होगी, ठीक है। अब यहां तक तो ये था कि जो आपके पास डेटा मौजूद है आपके सिस्टम में, आपके प्रोग्रामिंग में, आपके सॉफ्टवेयर में जो डेटा है उसको हमने फाइल में सेव किया, ठीक है। अब डेटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लोरेशन के ऑपरेशन हम परफॉर्म करके चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। मैं अच्छा सर ये पिछला कंसेप्ट जरा दोबारा रिवाइज कर दीजिएगा। सवाल है कि डेटा फ्रेम एंड सेविंग देम इनटू CSV एंड एक्सेल फाइल, जस्ट उसके ऊपर दोबारा ग्रो थ्रू कर दे प्लीज। अच्छा मेरे पास डेटा फ्रेम बन चुकी है, यहाँ पर डेटा फ्रेम में एक टेबल बन चुका है, ठीक है, लेकिन ये टेबल अभी तक प्रोग्रामिंग की मेमोरी में है, कंप्यूटर की मेमोरी में है, ठीक है, ये एक्सेल या CSV में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट था मेरे पास DF, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं फंक्शन को कॉल करूंगा टू CSV, तो ये CSV में कन्वर्ट कर देगा, टू एक्सेल तो ये एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। इंडेक्सेस मैंने रखने नहीं रखने वो ट्रू फॉल्स इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको 2 पैरामीटर पास हुए, एक फाइल का नाम और दूसरा इंडेक्सेस, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा था इस डेटा को उठाओ और CSV में राइट कर दो, तो ये डेटा को डायरेक्टली आपके पास राइट कर देता है। लास्ट जो आपको फाइल में राइटिंग का कंसेप्ट आपको समझाया था, तो आपको याद होगा कि लूप की मदद से हम एक एक लाइन को उठाते थे, रीड करते थे, फिर राइट करते थे, वो काफी एक मुश्किल आपके पास टास्क थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लें बने बनाए फंक्शन है, जस्ट आप उनको यूज करें, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन वो सारा प्रोसेस ये खुद ही कर देते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये खुद ही कर देते हैं, फाइल हैंडलिंग ये खुद ही कर देते हैं, ठीक है। तो सारा प्रोसेस ये ऑटोमेटिकली करके आपने एक्सेल में कन्वर्ट करना है या CSV में कन्वर्ट करना है, जस्ट फाइल का नाम दे दें, डेटा फ्रेम का रेफरेंस दे दें, तो ये फाइल को राइट कर देगा। अच्छा सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स इज सिंपली पोजीशन नंबर है, ये लाइन का कौन यहाँ पोजीशन पर नंबर है, यहाँ पर कॉलम का कौन सा आपको पोजीशन नंबर यहाँ है। पर ये आपको बताया था ना कि जिस तरह इंडेक्सेस है 0 1 2 3, अगर आप चाहते हैं कि ये भी साथ राइट हो, ये भी एक कॉलम बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन चीजों को भी साथ में राइट कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इनको राइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल की फाइल के अंदर ये चीजें ऑटोमेटिकली पहले से लिखी होती है 1 2 3 4, ठीक है, तो लिहाजा उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। इंडेक्सेस को राइट किया जाए या ना राइट किया जाए। अगेन डिस्टर्ब करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है
डेफिनेटली ये शाजिया बुक्टी का है। डेफिनेटली जब आप कोई भी फाइल राइट करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन लाजमी बताते हैं, ये जो मैं फाइल बना रहा हूँ बेसिकली ये किस फॉर्मेट में सेव होगी, फॉर्मेट बताना जरूरी होता है। आपने CSV में है तो CSV की एक्सटेंशन देंगे, XLS का है तो XLS की एक्सटेंशन देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो .docx की एक्सटेंशन लाजमी आप देंगे। जी सर। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फाइल को ओपन करने का मसला होगा बेसिकली। अगर आप CSV की एक्सटेंशन नहीं देंगे लेकिन फंक्शन टू CSV डिफाइन कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये फाइल तो राइट हो जाएगी CSV में, लेकिन जिस नाम से राइट होगी तो बाद में आपको भूल सकता है। फाइल को आप ओपन करेंगे तो वो अननोन फाइल आपको बताएगा, तो .csv से वो उसकी एक्सटेंशन से ऑटोमेटिकली फाइल को पहचान लेता है, तो इससे ओपन हो जाती है फाइल। जी सर। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं डेटा फ्रेम के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, मैं वन बाई वन एक को कमेंट को खत्म करूंगा। डेटा फ्रेम मेरे पास वही ऊपर वाली है, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर df.head, ठीक है, df.head का फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके सामने इसका हेड का पोर्शन नजर आ जाएगा। देखने फर्स्ट आपके पास बेसिकली हेड का पोर्शन जो है 5 लाइंस आपके पास शो कर देता है। यहाँ पर हमारे पास लाइंस ही 4 थी, इसलिए उसने 4 की 4 लाइंस शो कर दी। तो हेड का फंक्शन बेसिकली आपके पास 5 लाइंस आपके पास फर्स्ट शो कर देता है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास टेल का फंक्शन है, जो लास्ट की जो लाइंस होंगी वो आपके पास शो कर देगा। तो अब हमारे पास इस केस के अंदर चूंकि है ही वो 4 लाइनें, तो हेड में भी वही है, टेल में भी वही है, तो इसलिए आपके पास सेम शो कर रहा है। लेकिन आपके पास जो ज्यादा फुल फाइल अपलोड करेंगे उसमें ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, ये दोनों क्लियर हो जाएंगी, आपको उसमें पूरी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इन्फो का फंक्शन करेंगे तो आपके पास डेटा फ्रेम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, ठीक है, नेम का आपके पास जो कॉलम है, ठीक है, कितनी वैल्यूज है उसके अंदर, नल कितनी है, ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, ठीक है, मैथ का फंक्शन है, मैथ का कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज हैं, नल कितनी है, डेटा टाइप क्या है, तो पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता देते हैं। डेटा टाइप इंटीजर 64 में 10 है, ऑब्जेक्ट टाइप 1 है आपके पास, ठीक है, और मेमोरी कितनी यूज हो रही है, पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास डिस्क्राइब का फंक्शन है, तो ये आपके पूरी की पूरी डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब करके उसकी डिटेल आपको दे देगा। जितनी भी उसकी डिटेल होगी हर एक चीज की आपको पूरी की पूरी विद डिटेल, जिस तरह सर ने आपको डिफरेंट फंक्शंस बताए थे तो सारे के सारे आपको बता देता है। काउंट की वैल्यू, मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% स्टैंडर्ड डेविएशन, 50% स्टैंडर्ड डेविएशन, 75%, सिमिलरली मैक्सिमम। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको बेसिकली पूरे के पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई करके बता देता है, ठीक है, डिस्क्राइब के अंदर। सिमिलरली आप अगर कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, किस किस नाम से हैं, किस किस डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने सिर्फ डेटा फ्रेम की डेटा टाइप्स देखनी है तो आपको डेटा टाइप्स बता देगा कि किस किस कॉलम की क्या क्या डेटा टाइप है, तो वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डेटा की एक्सप्लोरेशन हो गई है कि डेटा आपको बता दिया गया है कि किस किस टाइप का डेटा है, कहाँ कहाँ है, किस किस फॉर्मेट में है, किस तरह का डेटा है, वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ गई। अब अगर आपने किसी स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने मैथ के कॉलम को एक्सेस करना है, तो डेटा फ्रेम और आगे मैथ, ठीक है। सर जो आपको पढ़ा रहे थे वो थोड़ा मुश्किल तरीका था NumPy में कि आप उसमें रो का नंबर देते हैं या कॉलम का नंबर देते हैं, तो आपको अगर समझ आना मुश्किल है तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट मैंने कॉलम का नाम दिया, उसने कॉलम को डिस्प्ले कर दिया। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे एक और कॉलम का नाम चाहिए, ठीक है, मैं उर्दू के कॉलम को डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं उर्दू लिखूंगा तो उर्दू की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। मैं कहता हूँ नहीं मुझे स्टूडेंट के नेम्स की लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो मैंने बड़े अच्छे से स्पेल कर दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो देख लें आपके पास कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो इस नाम का कोई कॉलम मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मैंने बेसिकली मिस स्पेलिंग कर दी थी। तो आप अगर करेक्ट स्पेलिंग कर देंगे तो आपके पास उनके एग्जैक्ट नाम भी आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने डेटा स्लाइसिंग करनी है और 2 कॉलम्स की वैल्यूज को रीड करना है, ठीक है, मैथ और साइंस की, तो देख ले मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मैथ और साइंस के 2 कॉलम्स की वैल्यू मुझे दे देगा। आप कहते हैं कि नहीं मुझे 3 कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, तो तीसरा कॉलम मेरे पास नाम होना चाहिए और नाम लास्ट में होना चाहिए। तो मैं इसके बाद कामा दे करके यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आप देंगे आपके पास उसी सीक्वेंस में आपके पास देखें डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। इसने जिस ऑर्डर जो आप दे रहे हैं उसी ऑर्डर के मुताबिक आपके पास ये वैल्यूज को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक रो को एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पर तो कॉलम्स की बात हो रही थी, अब रो को एक्सेस करना चाहते हैं तो रो को आप इंडेक्स वाइज एक्सेस करेंगे, ठीक है। डेटा फ्रेम डॉट ith लोकेशन,
ठीक है। आई मीन ith और लॉक मीन लोकेशन और 0 मीन फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स मीन फर्स्ट रो, ठीक है। जैसे मैं ये दूंगा तो ये फर्स्ट रो आपके पास देखें रिटर्न कर देता है, ठीक है। फर्स्ट रो में नेम अली है, मैथ के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इंग्लिश के हैं, फला 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 ये है, तो कॉलम के मार्क्स, कॉलम उसने बेसिकली इधर लिख लिया और साथ में उसके वो बता दिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं फर्स्ट ना हो, मैं थर्ड को देखना चाहता हूँ, फोर्थ को, बेसिकली 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 नंबर जो फोर्थ पे बन जाएगा बेसिकली। तो ये देख लें, आपने इसकी वैल्यू आप शो कर दी आपके पास, ठीक है। सिमिलरली स्लाइसिंग के केस में अगर आप मल्टीपल रोज को शो करना चाहते हैं तो रो नंबर 2 से 3 तक जितनी भी रोज हैं मैं सबको शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्लाइसिंग के तौर पर ये सारी की सारी रोज आ जाएंगी रो नंबर 2 से 3 तक। और वही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट 1 जो है ये इंक्लूडेड है और 3 जो होगा इंक्लूडेड नहीं होगा। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में, जो हमने लिस्ट के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो देखें रो नंबर 1 और रो नंबर 2 आपके पास शो हो रही हैं और उनकी जो जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी शो हो रही हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वो तमाम रोज शो करें जिनमें लोगों के मार्क्स 85 से ज्यादा है, ठीक है। मैंने सिंपली डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम के अंदर मैथ का बता दिया और मैथ के अंदर क्या कर दिया, ग्रेटर देन 85 कर दिया। तो मुझे इसने वो तमाम रिकॉर्ड्स बता दिए, ठीक है, कि जिनकी मैथ के मार्क्स जो है वो 85 से ज्यादा है। तो दोनों को चेक कर लें, 87 और 90। फॉर एग्जांपल मैंने मेरिट बनाना मैथ के सब्जेक्ट में, तो मेरे देख लें मेरे मैथ के बाकी किसी सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स है मुझे उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन देख लें मैथ के मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ गए हैं जो मेरे साथ कंसर्न था, ठीक है। सिमिलरली ग्रेटर की वैल्यू भी है, लेस की वैल्यू भी आपके पास हो सकती है। इधर साइंस के केस आपके सामने डिस्प्ले किए गए। अगर आप लेस देन की वैल्यू को आप डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वो केस भी डिस्प्ले हो जाएगा कि लेस देन आप 85 करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लेस में एक ही था, वो रिकॉर्ड भी आपको बता दिया गया। अब अगर आप एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखें डेटा फ्रेम के अंदर मैथ और साइंस के मैं दोनों के मार्क्स को एवरेज लेना चाहता हूँ और यहाँ पर बता रहा हूँ एवरेज के लिए बेसिकली मीन का फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि आपने 1 एक्सिस में आपने सिर्फ मूव करना है, तो सिर्फ मतलब एक डायरेक्शन में मूव करना है। तो एक डायरेक्शन में मूव करके वो मुझे हर एक बंदे के जो मार्क्स हैं उनका मीन बता देगा, ठीक है, मैथ के केस में और साइंस के केस में आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक तो है। इसका क्या मतलब है, एक डायरेक्शन में मूव करके वो वैल्यूज बता देगा? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें df.average, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली एक नया डेटा फ्रेम बन गया है, जो मेरे पास डेटा फ्रेम पे एक नया कॉलम है, यहाँ पर देख लीजिए एवरेज, ठीक है। तो ये बेसिकली देखें, ये बेसिकली एवरेज मार्क्स ले रहा है, सबके मैथ के मार्क्स की इसने एवरेज ले ली है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा उसने साइंस की केस में उसने एवरेज ले ली है, ठीक है। तो वो आपको बेसिकली उन्हें एवरेज की वैल्यू जो मीन्स आपके पास आ रही है तो वो आपको बता रहा है, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब ये कि सिर्फ आप एक डायमेंशन में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस जा रहे हैं या वाई एक्सिस जा रहे हैं, तो आपके पास उसी बेस पर आपके पास एवरेज मार्क्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस केस में मैथ और साइंस के इन दोनों मार्क्स को ऐड करें, देखें सिर्फ इस डायरेक्शन में मैंने इसको मूव किया है, ठीक है। तो इनका आपके पास जो एवरेज आया वो 89.5 आ गया और इनके इन दोनों सब्जेक्ट का एवरेज ये आ गया आपके पास, बाकी भी इसी तरह। तो आपके पास एक नया कॉलम भी ऐड हो गया और एवरेज मार्क्स भी उसमें आपके पास मैथ और साइंस के एवरेज मार्क्स आपके पास आ गए, दोनों को कंबाइन करके एवरेज मार्क्स बन गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम वैल्यूज को अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एक ऑर्डर में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वैल्यूज को डेटा फ्रेम्स की वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एवरेज वैल्यूज, ठीक है। तो आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है कि पहले मेरे पास मेजर वैल्यू आएगी, फिर उससे लेस, उससे लेस, उससे लेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो कॉलम मेरे पास था एवरेज का, उसके ऊपर देखें ये अप्लाई हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वैल्यू, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में सबसे कम आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर को अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो सबसे लेस जो होगी वो सबसे टॉप में आएगी और सबसे ग्रेटर जो होगी वो सबसे लास्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारे बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको हमने यहाँ पर अप्लाई किया और यहाँ पर देखें सारे का सारा ऑपरेशन हमारे पास सिर्फ एक लाइन में पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। आप सोचें कि अभी तक हमने कितने लॉन्ग कोड लिखे, आप परेशान भी हुए उसके लिए, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता रहा कि ये बाद में जाकर के आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस केस में हमने ये देखा कि जितनी भी एग्जांपल्स थी वो हमारे पास जस्ट फ्यू लाइंस के अंदर वो सारे के सारे मसले आपके पास हल हो गए, ठीक है। जिस तरह आप इसको प्रोसेस करना चाहें इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम पांडास के ओवरऑल समरी देखना चाहें, कुछ फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है।
डेटा फ्रेम ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हेड का, इन्फो का, डिस्क्राइब का, ठीक है। डेटा फ्रेम्स के कॉलम्स को देखना चाहते हैं तो आप कॉलम का नाम लिख लेंगे, और ith लोकेशन रो आप देखना चाहते हैं तो रो का इंडेक्स नंबर दे देंगे, ठीक है। कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं, मीन का फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ फंक्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, ठीक है। कि सर मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ अपनी, वो जो स्क्रीन है, ताकि वहाँ पर एक्सटर्नल फाइल अपलोड का प्रोसेस दिखा सकते हैं। आप मुझे मेरे साथ फाइल शेयर कर दें, मैं उसको अच्छा, चलें ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। मतलब आपके पास एक्सेसिबिलिटी है अपलोडिंग की? हाँ मेरे पास, आप वो कर दें, जस्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दें फाइल को। जी मैं भेज देता हूँ। ठीक है, तब तक अच्छा बताएं आप। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, उसी तरीके से पांडा की लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पीडी के नाम से उसको एलियस दे रहे हैं, तो हम पूरी लाइब्रेरी को पीडी के नाम से एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब जिस फाइल को हमने एक्सेस करना है, फाइल हम बनाएंगे, फाइल अभी सर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो फाइल मैं इधर अपलोड कर दूंगा आपके सामने, और उस फाइल को हमने यूज करना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। शेयर हो गई सर। थैंक यू। एक मिनट में इस फाइल को डाउनलोड कर देता हूँ। बेसिकली इसमें हम ये आपको बता रहे हैं कि आप एक्सटर्नल फाइल, तो हमने सारे का सारा अपने सेशन के अंदर सारा कोड लिखा और उसको हमने एग्जीक्यूट किया, ऑपरेट किया। अब हम एक्सटर्नल फाइल्स, आपके पास जो रियल लाइफ में एक्सटर्नल डाटा होते हैं, वो हम कैसे अपलोड करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा जी, सर ने मुझे जो फाइल भेजी है, मैं बेसिकली ये देखें, ये अपलोड का आइकन यहाँ पर आपके पास मौजूद है। वैसे फाइल को आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपलोड के आइकन से यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। फाइल्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ कि मेरे पास जो फाइल है, सर ने मेरे साथ ये hcmustahikeen.csv की फाइल सर ने मेरे साथ शेयर की है, और मैं इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो अभी देखें, अब ये फाइल मेरे पास इधर अपलोड हो रही है और वार्निंग दिया जा रहा है, जैसे ही ये सेशन क्लोज होगा तो ये फाइल भी आपके पास खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखिए मेरे पास ये फाइल यहाँ पर मौजूद है, भी आ गई है, ठीक है। ये देखिए hcmustahikeen की फाइल है। अगर ये फाइल यहाँ पर नहीं होगी तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। और अगर ये होगी तो इसका पाथ ठीक होगा, फाइल का नाम ठीक है, तो मेरे पास ये कोई एरर नहीं देगा, और ये सेक्शन मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए फाइल का यूआरएल, फाइल का जो नाम है, ठीक है। अगर आपको यूआरएल नहीं मिल रहा तो इसके साथ ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहा है, राइट क्लिक करें, यहाँ पर इसका आप पाथ कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद आप उस फाइल को, उस पाथ को यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। देखिए मैंने पेस्ट किया तो सेम वही नाम यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद पांडा की लाइब्रेरी से रीड CSV, और उसको साथ में फाइल का पाथ दे दिया गया है, तो ये उसको रीड कर देगा। और उसके बाद डेटा फ्रेम डॉट हेड, हेड का फंक्शन मैंने ऊपर भी आपको बताया था, मैंने कहा था ये 5 रिकॉर्ड आपके पास शो करता है, लेकिन वहां पर हमारे पास रिकॉर्ड ही टोटल 4 थे, तो इस वजह से उसने 4 रिकॉर्ड शो किए थे। तो मैं अभी 5 रिकॉर्ड आपके सामने शो करूंगा, तो देख लें मैं इस फाइल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखें इसने फाइल को रीड कर दिया है, ये देख लें हेड के फंक्शन ने क्या किया, तो वो फाइल मेरे पास शो कर दी है। देखिए यहाँ पर ये ID, डिस्ट्रिक्ट ID, LZCIT, मुस्तहिक ID, FNAME, एज, जेंडर, CNIC, और जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे कॉलम, जिसमें काफी बड़ी फाइल है, ठीक है। अब सारा डेटा तो मैं शो करवा नहीं सकता था, इस वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ हेड लिखा, हेड मीन सिर्फ मेरे पास फर्स्ट 5 एंट्रीज शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये टोटल 5 एंट्रीज है। इसके बाद देखिए कुछ भी आपके पास शो नहीं किया। सर ये जो लेफ्ट पैन है, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दे ताकि जरा, ये मैं कर देता हूँ सर जी अब, ठीक है। परफेक्ट सर। अच्छा, तो देख लें मेरे पास ये 5 रोज आ गई हैं, और हर रो के अंदर 22 कॉलम्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये काफी बड़ा डेटा है, और उस डेटा को आपके पास सिर्फ डेटा का फॉर्मेट देखने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया हेड की फंक्शन की मदद से। बाकी ऊपर जितने भी आपके पास पड़े, टेल का फंक्शन पड़ा था, डिस्क्राइब का पड़ा था, मीन का पड़ा था, जितने भी वो सारे के सारे इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको चेक कर सकते हैं। अब सिमिलरली अगर आपने इसके टेल का फंक्शन किया तो लास्ट के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं, देख लें काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स थे,
यहाँ पर देख लें आईडी की बेस पर अगर देख लें तो 2967, ठीक है, ये इसकी रोज हैं, तो इट्स मींस 2968 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये लास्ट के जो 5 रोज हैं वो मेरे पास आ गए हैं। तो डेटा का फॉर्मेट मेरे पास आपको नजर आ गया किस तरीके से आपके पास है। अब वही बात कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम शो करना है तो कैसे आप शो करेंगे, उसका तरीका भी आपको आता है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम्स, जितने भी ये कॉलम्स के जस्ट नाम हमें बता दो कि कॉलम्स के नाम क्या है। तो df.columns.toList, टू लिस्ट का फंक्शन क्या करेगा, कॉलम्स के नेम्स की एक लिस्ट बना देगा, ठीक है। तो वो लिस्ट मेरे पास शो हो जाएगी, नीचे देख लें ये पूरी की पूरी एक लिस्ट शो हो रही है, ठीक है, जितने भी कॉलम्स के नाम है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी पार्टास के डिफरेंट ऑपरेशन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सम का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। सम का फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली हम डेटा फ्रेम के अंदर देख रहे हैं नल वैल्यूज कितनी है। नल वैल्यूज मीन मिसिंग वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो जितनी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो हमें बता दो और उनका सम कर दो। फॉर एग्जांपल हमारे पास आईडी के केस में पहले एक मिसिंग वैल्यू थी, फिर एक और मिसिंग वैल्यू थी, तो 1 + 1 2 हो गया, फिर एक और मिसिंग वैल्यू थी तो 3 हो गया। तो ये सम में ऐड होती जाएंगी। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आईडी में जितनी मिसिंग होंगी वो बता देगा, फिर बाकी जिस कॉलम में जितनी जितनी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो बता देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये देख लें मेरे पास सारी 0 0 मीन सम 0 मीन कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है, नल वैल्यू नहीं है। अगर होगी तो वो मेरे पास यहाँ पर बता देगा। बाद में हम जब डेटा को प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज होंगी, तो उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करेंगे तो मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाए। अब इस केस में हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू आपके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब का फंक्शन वही बात है कि अगर आपने वैल्यूज को काउंट करना है, मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हैं, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, देख लें। तो हर ये कॉलम वाइज आपके पास हर एक वैल्यूज के आपके पास रिकॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर जो मीन है इस केस में अगर मेरा कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पर आप कहेंगे 0 क्यों आ रहा है। इसकी वजह ये कि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी। जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी, तो यहाँ पर उसका तो मीन आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर इसने इसको 0 कंसिडर किया। सिमिलरली बाकी भी देखो कुछ कॉलम में इसने 0 कंसिडर किया है, तो 0 मीन इन कॉलम्स की वैल्यू का मीन फाइंड नहीं हो सकता था या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड नहीं हो सकता था, उस वजह से इसने ऐसे इसको बता दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यू का काउंट वगैरह फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बता देगा, ठीक है। इसमें इस तरह है कि अगर आपके पास एक डाटा है स्टूडेंट्स का, आप चाहते हैं कि अली नाम के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इस पूरी फाइल के अंदर, वो उनको कैटेगोरिकल काउंट करके दे देगा। तो अब इस केस में इसने क्या किया, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा रिकॉर्ड थे, तो कलसूम बीबी ओवरऑल रिकॉर्ड में 10 टाइम हमारे पास काउंट हुई, जमील हुसैन 9 टाइम काउंट हुआ, अमीना बीबी 9 टाइम काउंट हुई। सिमिलरली बाकी डेटा, अब यहाँ पर चूंकि सारा डेटा हमारे पास नहीं शो किया जा रहा, सिर्फ शुरू के कुछ रिकॉर्ड और लास्ट के कुछ रिकॉर्ड आपके पास बताए जा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास 2392 रोज हैं इस रिकॉर्ड के अंदर, क्योंकि शुरू वाले कुछ रिकॉर्ड्स को उसने कलसूम बीबी मेनी टाइम रिपीटेड की, इसलिए उसने उसको 1 कंसिडर किया, बाकी जो थे 1 1 कंसिडर किया। जब 1 1 थे तो उसको भी 1 ही इसने कंसिडर किया। ओवरऑल इसने आपको रो काउंट बता दिया कि टोटल काउंट कितना है, किस नाम से कितने बंदे हैं। सिमिलरली एक फंक्शन है यहाँ, हमने ग्रेटर देन की जिस तरह वैल्यू फाइंड की थी, तो यहाँ पर अमाउंट के केस में अमाउंट अगर ग्रेटर देन 5000 है तो वो हमें बता दो, उन रिकॉर्ड्स को बता दो, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये मेरे पास उन वैल्यूज को बता देगा कि जिनमें अकाउंट की वैल्यू 5000 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये देख लें, ये मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। रो नंबर 1 थी, रो नंबर 12, 28, 29, 50 और एंड डॉट 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 मैनी रोज थे, और उसके बाद ये देख लें कि लास्ट में ये कुछ वैल्यूज थी, ये आपको बता दी। ओवरऑल हमारे पास 78 रोज थी जो हमारे पास इस कंडीशन को मीट करती थी, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, जिस तरह स्टूडेंट के केस हम देख लें कि स्टूडेंट के मार्क्स इस लेवल से ज्यादा हो तो कितने स्टूडेंट थे। अब इस केस में आपको बता दिया गया कि इस कंडीशन को कितने लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप एग्रीगेशन के डिफरेंट फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको ग्रुप करना चाहते हैं कॉलम वाइज, ठीक है,
तो अगर आप मीन वाइज इनको एग्रीगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इनको एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ये वाइज इनका- आपको। ये स्टूडेंट्स का टास्क है, मैंने इसलिए जस्ट यहाँ पर जनरल अच्छा। नाम लिखे थे, स्पेसिफिक ठीक है। नाम नहीं लिखे। ये इनका अपना टास्क होगा। चलें, ये फिर स्टूडेंट परफॉर्म कर देंगे। अगर कोई एरर आता है तो अब या इनको कोई प्रॉब्लम आता है तो ये फिर ग्रुप में इससे कब पूछ सकते हैं हमसे, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि कॉलम्स के नाम डिफाइन नहीं है, ग्रुप बाय या कॉलम्स नहीं है, तो इसलिए ये एरर इसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सर ने कुछ बोनस के तौर पर भी आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अपनी कि तरफ से आप- कॉलम ऐड करना हाँ, चाहिए। अपनी तरफ से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं और उनका हेड वगैरह आप देख सकते हैं, या उनकी बाकी आप डिटेल जितनी भी आप देखना चाहें वो सारी की सारी वैल्यूज देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास समरी आ गई है, नमपाई की समरी। तो नमपाई के केस में जनरली आपको बताया गया था, नमपाई के केस में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज प्रोसेस होती हैं, बाकी आपके पास टेक्स्ट या डिक्शनरी या बाकी जो डेटा टाइप्स हैं वो सारी की सारी आपके पास नहीं होती। तो अगर उसके मुकाबले में हम पांडास में आ जाएं तो पांडास के अंदर आपके पास हर एक डेटा टाइप, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी की सारी आपके पास परफॉर्म हो सकती हैं। दोनों केसेस में आपके पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल डेटा हो सकता है, वो सारे का सारा आपके पास आ सकता है। यहाँ पर कुछ फंक्शंस के बारे में आपको बता दिए गए, ऊपर ये सारे के सारे करवाए गए हैं, सबकी समरी लास्ट में आपके पास ऐड कर दी गई है। मेरे ख्याल में अगर आप इनको प्रैक्टिस कर देंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। ओके सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा, देन क्वेश्चन आंसर। चलें, ठीक है जी, थैंक यू। जस्ट सिर्फ पांडा सिर्फ 2 डायमेंशनल होता है, ये मल्टी और इससे ज्यादा नहीं हायर जा सकता? क्योंकि यहाँ पे डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं तो वो लाइक इट्स लाइक अ होल एक्सेल शीट, तो वो तो 2 डायमेंशनल होता है, राइट?